नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन अध्याय 5 संगठन भाग 4 में। विद्यार्थियों, आज हम भाग 4 के अंतर्गत संगठनात्मक ढांचा या संरचना के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक संगठन द्वारा अपनाया जाने वाले ढांचा का प्रकार संगठन द्वारा निष्पादित किए जाने वाले क्रियाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात विभिन्न व्यवसायों की संगठन संरचना अलग अलग होती है। संगठन संरचना के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे कि संगठनात्मक ढांचा के प्रकार। पहला है कार्यात्मक संगठन, दूसरा प्रभागी संगठन, तीसरा रेखा संगठन या इसी को शीर्ष संगठन भी कहते हैं, और चौथा है रेखा एवं स्टाफ संगठन। तो आइए विद्यार्थियों, इन 4 मुख्य प्रकारों का अध्ययन एक एक करके क्रमवार करें। तो सर्वप्रथम कार्यात्मक संगठन। कार्यात्मक संगठन ढांचे का आशय पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं या कार्यों के आधार पर विभाजित करने से है। इसके अंतर्गत एक समान प्रकृति वाली सभी क्रियाओं को अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, जिन्हें हम विभाग कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि कार्यात्मक संगठन ढांचे का आशय जो है वो है पूरी संस्था को उसके द्वारा चलाई जाने वाली मुख्य क्रियाओं या कार्यों के आधार पर विभाजित करने से है, अर्थात कार्यों को विभाजन करने से है। इसके अंतर्गत में एक समान प्रकृति वाली सभी क्रियाओं या कार्यों को अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, जिन्हें कि हम लोग विभाग कहते हैं, और उसके आधार पर कार्य को संपन्न किया जाता है। आइए अध्ययन करते हैं कार्यात्मक संगठन के लाभों का। जैसा कि पहला है विशिष्टीकरण के लाभ, नियंत्रण एवं समन्वय की स्थापना, प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि, प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई, और अंत में प्रशिक्षण में सहायक। जैसा कि हम जानते हैं विद्यार्थियों, किसी भी कार्य को जब हम करते हैं, चाहे वह संगठन में हो, संस्था में हो या व्यवसाय में हो, कुछ न कुछ उनकी विशेषताएं होती है और उनके दोष होते हैं। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कार्य संगठन अर्थात कार्यात्मक संगठन के लाभों को समझें। जैसा कि पहला है विशिष्टीकरण के लाभ, जिसके अंतर्गत में पूरी कंपनी को मुख्य क्रियाओं के आधार पर अनेक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। यह विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है, अर्थात किसी विशेष कार्य को अलग समूह तैयार करना ही विशिष्टीकरण कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक विभाग का एक कार्य विशेषज्ञ प्रबंधक की देखरेख में होता है। एक विभाग में कर्मचारियों द्वारा समान काम किए जाते हैं, यह उनकी कुशलता को बढ़ाता है। अर्थात प्रत्येक विभाग में एक एक कार्य के प्रति जो विशेषज्ञ हैं या कार्य से संबंधित विशेषज्ञ हैं, उनकी जो देखरेख है वो प्रबंधक के संरक्षण में होता है। और एक विभाग में कर्मचारियों द्वारा समान काम किए जाते हैं और यही उनकी कुशलता को जो है बढ़ाता है, जिसके चलते लोगों को या कर्मचारियों को विशिष्टीकरण के लाभ जो है वो प्राप्त होते हैं। दूसरा, नियंत्रण एवं समन्वय की स्थापना। एक विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्ति अपनी अपनी पद या जॉब के विशेषज्ञ होते हैं। इसमें विभागीय स्तर पर नियंत्रण करने तथा समन्वय स्थापित करने में आसानी रहती है।
नियंत्रण एवं समन्वय की स्थापना के अंतर्गत में सभी व्यक्ति जो होते हैं, चाहे वह कर्मचारी हो या अधिकारी हो, वह अपने अपने पद में रह करके अपने कार्य के विशेषज्ञ जो है वो होते हैं। इससे विभागीय स्तर पर नियंत्रण करने तथा समन्वय स्थापित करने में है आसानी होती है, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी या प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य के प्रति विशेष ज्ञान रखने वाले होते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, जिसके चलते हमें नियंत्रण का जो रेखा है वो विभाग स्तर पर करने की आवश्यकता होती है और जिससे हमें समन्वय स्थापित करने में भी आसानी रहती है। तीसरा, प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। कार्यात्मक संगठन में एक ही काम को बार बार किया जाता है, इसीलिए यह प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि में सहायक है। इसके फलस्वरूप लाभों में वृद्धि होती है। जैसा कि कहने का अर्थ यह है कि कार्यात्मक संगठन में सभी कर्मचारियों को कार्य के आधार पर अलग अलग विभाग करने के बाद या अलग अलग विभागों में बांटने के पश्चात उन कर्मचारियों का काम सिर्फ वही होता है जो उस विभाग का होता है। इसलिए एक ही काम को वह बार बार करते हैं, अर्थात रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी उस कंपनी से संबंधित उनका कार्य है उस कार्य को रोज करता है, जिससे कि क्या होता है, उनमें प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होती है। क्योंकि एक ही कार्य को बार बार यदि किया जाए तो कर्मचारी हो या अधिकारी हो उस कार्य में काफी अधिक दक्षता हासिल वो कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि लाभों में वृद्धि होती है और लाभ में यदि वृद्धि होती है तो कहीं न कहीं कंपनी, अधिकारी और कर्मचारी ये तीनों के क्षेत्रों में प्रभाव डालती है। चौथा, प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई। संगठन के इस प्रारूप में कार्यों, प्रयत्नों तथा संसाधनों की अनावश्यक दोहराई जो है वो समाप्त हो जाती है। जैसे वित्त का कार्य केवल वित्त विभाग द्वारा किया जाता है, अर्थात 2 या 2 से अधिक वित्त विभाग बनाने की जरूरत जो है वो नहीं होती है। इस प्रकार मानवीय व अन्य साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग संभव होता है, अर्थात किसी भी कार्य विशेष को करने के लिए एक ही विभाग द्वारा निर्धारित या एक ही विभाग द्वारा किया जा सकता है। उसके लिए 2 या 2 से अधिक विभाग बनाने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है, क्योंकि कार्यों, प्रयत्नों तथा संसाधनों की आवश्यक दोहराई जो है वो कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत में समाप्त कर दी जाती है। इस प्रकार से मानवीय एवं अन्य साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग जो है वो संभव हो पाता है, अर्थात किसी भी कार्य को बार बार करने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। मानव को जिस कार्य को दिया गया है या जिस संसाधन को उपयोग करने हेतु बताया गया है वो केवल उसी कार्य को करेंगे जो उसे बताया गया है। तत्पश्चात प्रशिक्षण में सहायक। यह कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सहायक है, अर्थात क्योंकि इसके अंतर्गत कर्मचारियों के सीमित कौशल पर ही ध्यान केंद्रित होता है। उदाहरण के लिए वित्त विभाग के कर्मचारियों को केवल वित्तीय मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षण ही दिया जाता है। प्रशिक्षण में सहायक का तात्पर्य यह होता है कि जब किसी फर्म या कंपनी में कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है तो उसे सर्वप्रथम प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे कि कार्यों में कुशलता होती है। और प्रशिक्षण प्रदान करते समय यदि व्यक्तियों को उनके कार्य क्षेत्र के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले और प्रशिक्षण देने वाले दोनों को ही सहायक होता है। अर्थात कार्यात्मक संगठन के लाभ यह भी है कि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हमें और अलग से अधिकारी या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये तो रहा विद्यार्थियों कार्यात्मक संगठन के कुछ लाभ।
आइए देखते हैं संगठनात्मक या कार्यात्मक संगठन के कुछ दोष। जैसा कि कार्यात्मक संगठन के दोष। पहला, अंतर विभागीय समन्वय में कठिनाई। दूसरा, संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना। और तीसरा, उत्तरदायित्व निर्धारण में कठिनाई। आइए इन तीनों तथ्यों को भी एक एक करके समझें। जैसा कि अंतर विभागीय समन्वय में कठिनाई। विभागीय प्रबंधकों का सीमित दृष्टिकोण होता है। वे अपने विभाग से बाहर कुछ नहीं देखते। सभी विभागीय प्रबंधक अपनी मनमानी से काम करते हैं। इससे अंतर विभागीय मतलब किसी विभाग के अंतर्गत में या अंदर में समन्वय स्थापित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो पद दिया गया है, जो जॉब दिया गया है, वह सिर्फ उतने ही क्षेत्रों का निगरानी करेंगे, उतना ही क्षेत्र जो है उसकी दृष्टि में आएंगे, उससे बाहर वो कुछ नहीं देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि विभाग के अंदर समन्वय स्थापित करने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना। प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष अपनी इच्छा अनुसार काम करता है। वे अपने विभागीय उद्देश्यों को प्राप्त करने को इतना महत्व देते हैं कि वे संपूर्ण संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना करते हैं। जैसे उत्पादन विभाग अपनी साख बनाने के लिए उच्च किस्म का माल तैयार करता है। इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि बाजार में जो रुझान है वो मध्य किस्म के माल क्रय करने का है। कहने का मतलब ये है कि संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना। जिस विभाग का विभाग प्रमुख है वह अपने विभाग को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए कुछ ऐसा भी कर देते हैं जो कि संगठनात्मक उद्देश्य की अवहेलना करते हैं। अर्थात उत्पादन विभाग जो है अपनी साख बनाने के लिए उच्च किस्म का माल तैयार करता है, जबकि वास्तव में यह देखा गया है कि बाजार में जो रुझान है वो मध्य किस्म के माल क्रय करने का है। अर्थात सभी लोग जो होते हैं वो न तो एकदम निम्न स्तर के माल को क्रय करते हैं और न ही एकदम उच्च किस्म को। एक सामान्य परिवार जो है वो मध्यम किस्म के माल को क्रय करने में सक्षम होते हैं और अपनी सहमति प्रदान करते हैं। तो इससे क्या होता है कि संगठनात्मक जो उद्देश्य है वो पूर्ति नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन का उद्देश्य है वो संपूर्ण कंपनी या फर्म या किसी भी प्रकार के संगठन के लिए है, न कि किसी एक विभाग के लिए। और अंत में उत्तरदायित्व निर्धारण में कठिनाई। यदि संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जाता तब किसी विशिष्ट विभाग को उत्तरदायी ठहराना कठिन होता है। जैसे एक कंपनी विक्रय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी तब यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि असफलता जो है उत्पादन विभाग के कारण है या फिर विक्रय विभाग के कारण है, क्योंकि संगठन में जो कार्य होते हैं वो सभी विभागों को मिला करके होते हैं। इसलिए आप किसी को एक उत्तरदायित्व नहीं ठहरा सकते। इसके लिए वातावरण में हो रहे सभी प्रकार के विभाग का उत्तरदायी होता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी अगली कक्षा में संगठन के अन्य प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।